सांस साकन थी बाय निमर अहमद एपिसोड 11। लाइट ऑफ करके वो सोने के लिए लेट गया। वो सीधा नहीं सो सकता था, हमेशा दाएं या बाएं करवट सोता था। हालांकि मामा बाएं जानब सोने से इंतहाई मना करती थी, मगर वो आदत से मजबूर था। इस वक्त भी बाएं तरफ करवट लेकर इसने आयतल कुर्सी पढ़ी और आंखें मूंद ली। हारिया अच्छी लड़की थी, इसे समझती भी थी, खूबसूरत भी थी, कुकिंग में भी माहिर थी, बाअखलाक, मुहज्जब, शाइस्ता। मगर इसे याद आ गया अनिया ने दो एक रोज पहले इसके मुतल्लिक क्या कमेंट पास किया था। सेल्फिश है, मगर खैर कोई बात नहीं, सब होते हैं। लेकिन वो जानता था वो इन सब में शामिल नहीं है। वो इंतहाई सेल्फलेस इंसान था और दूसरों से भी यही तवक्का करता था। लेकिन फिर अनिया क्यों? इसे नींद आ गई तो सोचों का ये रब्त भी टूट गया। इसके आगे दो खूबसूरत और इंतहाई मोहब्बत से तैयार करदा मलबूसा रखे थे और वो मुसलसल इस शाम के मुतल्लिक सोच रही थी जब वो इसके पास आई थी। वो एक आम सी शाम थी। दिन भर के काम खत्म करके वो मिसेज अंसारी की साड़ी के लिए डिजाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी कलर कोऑर्डिनेशन पर काम कर रही थी जब वो इसके बुटीक में दाखिल हुई। पहले तो इसको पहचान नहीं पाई थी। इसका सोशल सर्कल खासा वसी था और ऐसे में महज एक दफा की मुलाकात के बाद चेहरा और शख्सियत याद रखना काफी मुश्किल था। मगर जब हारिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के टिकट्स का हवाला देकर याद कराया तो तमाम वाकया इसकी निगाहों के सामने घूम गया। ओह हाँ, मुझे याद है आप। इसने मुस्कुराते हुए सर हिलाकर हारिया को बताया था। खैरियत? कैसे याद किया आपने हमें? वो खुश मिजाजी से पूछने लगी। मेरी शादी हो रही है और मैं ब्राइडल आपका ही पहनना चाहती हूँ। तीखे नकूश और तेज तेज बोलने वाली हारिया के लहजे में इसरार था। ओह हारिया, मुझे खुशी हुई कि आपने हमें इस काबिल जाना, मगर हम तो ब्राइडल्स तैयार नहीं करते। इसका शुक्रिया अदा करने के बाद अमल ने माजरत कर ली, मगर मुझे आपके डिजाइन बेहद पसंद हैं और मैं आपका तैयार करदा ड्रेस ही पहनना चाहती हूँ। वह बज़िद थी। हारिया, हम ब्राइडल्स नहीं बनाते। आप अपने जहेज के लिए तमाम ड्रेसेस यहाँ से तैयार करवा सकती हैं। जहेज और वलीमा का ड्रेस तो तैयार है, मगर मुझे ब्राइडल आपका ही पहनना है। अच्छा, करते हैं कुछ। अमल टाल रही थी। वैसे कहाँ हो रही है आपकी शादी? इसका ध्यान बटाने की गरज से इसने पूछा। पापा के एक दोस्त के बेटे से। वो बताने लगी। क्या करते हैं? वो भी दिलचस्पी से पूछने लगी। क्रिकेटर हैं रेयान हैदर को तो आप जानती होंगी। हारिया ने आम से अंदाज में कहकर गोया अमल पर बिजलियां गिरा दी। कितनी ही देर वो साकत होकर इसका चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग बेदार होना शुरू हुआ। तो वो शादी कर रहा है, वो किसी और से शादी कर रहा है। इसने हारिया की जानब देखा और जबरदस्ती मुस्कुराई। आप स्पेशली हमारे पास आई हैं, आप बताएं आप किस तरह का ब्राइडल चाहती हैं? ओह थैंक्स, वो मशकूर हुई। मुझे ब्लू आईसी पर सिल्वर का काम वाला लहंगा चाहिए। काम बहुत ना हो, दुपट्टे पर एक चौड़ी पट्टी की सूरत में हो और ब्लाउज पर काफी ज्यादा हो, बाकी लहंगे पर हल्का होना चाहिए। वो इसे अपनी पसंद से आगाह करने लगी। और आपके होने वाले शोहर, वो क्या कहते हैं? रेयान? इसका तो दिल था मैं फुस्किया पिंक कलर पहनूं, दुपट्टा सर पर रखने के बजाय गले में ले लूं, बाल खुले रखूं और आंखों में खूब हैवी काजल का कोट करूं, बाकी कोई मेकअप वगैरह ना करूं। मगर आप तो जानती हैं कि ये नामुमकिन है। मैं तो वही पहनूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। हारिया ने लापरवाही से कहा। इसके जाने के बाद अमल ने दो डिजाइन बनाकर अपने यहाँ काम करने वाली लड़कियों के हवाले किए थे। एक ब्लू आईसी लहंगे और मैचिंग पर्स जूतों का था, जबकि दूसरा डिजाइन एक फुस्किया पिंक लिबास का था। और आज वो दोनों मलबूसात इसके सामने उसने रखे थे। पिंक ड्रेस के ऊपर हारिया की जानब से रेयान और इसकी शादी का कार्ड रखा था, जो 31 दिसंबर को अवारी टावर्स में मुनक्कद होना था। अमल को मालूम था इससे क्या करना है। तुम आज मामूल से ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, अली ने इस पर एक सताइशी निगाह डालते हुए कहा। थैंक्स। वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा दिया और सीढ़ियां उतरने लगा। ओए गधे, मैंने तेरी तारीफ की है, अब तू भी मेरी तारीफ कर। अली ने गोया सर ही पीट लिया था। इसने मुड़कर अली को देखा। ग्रेश ब्लैक सूट, मैचिंग टाई और डॉन कार्लस के जूतों में अली हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। अली की आदत थी, जब तक आधी परफ्यूम की शीशी खुद पर उंडेल न देता इसे चैन नहीं आता था। वो पागलपन की हद तक सफाई सुथराई का कायल था। आज लग रहा है कि मेरी बहन के साथ बहुत बड़ी
ज्यादती नहीं हुई। इसके बाल पर अली अपने मखसूस अंदाज में हंसते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। वैसे यार तुम वाकई आज बहुत शानदार लग रहे हो। अली ने अपनी बात दोहराई। आज तुम्हारी फैंस को तुमसे शादी ना होने का अफसोस होगा। बगैर टाई के गिवेंची के स्याह कोट और पैंट और लाइट ग्रे शर्ट में रेयान वाकई अच्छा लग रहा था, वरना इससे पेशतर वो सूट बहुत कम पहनता था। मगर आज इसकी शादी थी, उसकी जिंदगी का अहम तरीन दिन। सब लोग होटल पहुंच चुके थे सिवाय अली और रेयान के। रेयान ने कहा था वो अली के हमरा आएगा, मगर अली ने नहाने में पूरा 100 घंटा, सवा घंटा और तैयारी में पौन घंटा लगाया था, और ये भी जल्दी था वरना इससे कुछ बाइद ना था। इकट्ठे चलें या अलग अलग? अली ने पोर्च में पहुंचकर इससे पूछा। इकट्ठे ही चलते हैं। वो जो अपनी कार की जानिब बढ़ रहा था, कुछ सोचकर अली के BMW की तरफ आ गया। फंक्शन में सबसे खूबसूरत अनिया और अली का कपल लग रहा था। अनिया ने वही स्किन कलर का फ्रेंच शिफॉन का लिबास और पर्ल की ज्वेलरी पहनी हुई थी, हमेशा की तरह अपनी जमीन पर झाड़ू देती शाल के साथ वो तमाम इंतजामात बखूबी संभाल रही थी। अली की वजह से वो देर से पहुंचा था, मगर चीफ गेस्ट होते हुए देर सवेर मायने नहीं रखती थी। हर कोई तस्वीफी निगाहों से इसकी जानिब देख रहा था और लोगों के चेहरों पर पड़ी जाने वाली सताइश रेयान को अच्छी लग रही थी। आज साल का आखिरी दिन था, इसकी जिंदगी का अहम तरीन खूबसूरत तरीन दिन, और कल सुबह से इसे एक नई जिंदगी का आगाज करना था। वो बेहद खुश था, हर पुरानी बात भुलाए वो सिर्फ हारिया के मुताल्लिक सोच रहा था। मगर इसे लगा था शायद दिल का कोई कोना खाली है, लेकिन इस ख्याल को जल्द ही दिमाग में थपकी देकर सुला दिया था। वो अभी तक स्टेज पर नहीं गया था, हाल में ही तमाम क्रिकेटर दोस्तों और कजन्स को वेलकम कर रहा था। एंजेलिना और डैनियल को इसने इनवाइट किया था, मगर वो नहीं आए थे। क्रिस आई थी मैरियन के मरने के बाद। जिब्राइल का जिम्मेदारी इसने उठा ली थी और आज भी वो जिब्राइल को साथ लेकर आई थी। जिब्राइल को देखकर रेयान को बेसाख्ता एक बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की याद आ गई थी। 3 साल जिब्राइल की आंखें बिल्कुल मैरियन जैसी थी और गुस्से में बवें उठाने का अंदाज, मुस्कुराहट सब मैरियन से मुशाबा था। इसके सीने में एक भूख सी उठी थी। इस वक्त भी वो मेहमानों से मिल रहा था जब इसने टिंटेड कुर्सियों के बीच से गुजरते हुए इसे फ्रंट रो की जानब जाते हुए देखा और एक पल को जैसे मबहूत सा हो गया। ये तो वही थी जो हर जगह होती थी। गुजरे बरसों में रेयान ने इसको कई बार मुख्तलिफ मकामात पर देखा था। इसे याद आया आखिरी बार इसने इसको उर्दन के शहर अमान में देखा था। वो हर दफा पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और आज इसकी शादी पर वो आई हुई थी। मगर क्यों? कौन है ये? क्या मकसद है इसका यूं मेरी गार्डियन एंजल बनकर हर जगह मेरे पीछे फिरने का? वो साकत सा पिंक ड्रेस में चलती हुई इस लड़की को देख रहा था जब अली ने इसका शाना हिलाया। चलो स्टेज पर। रेयान का दिमाग गोया भग से उड़ गया। जितनी देर वो इसको देखता रहा था, इसे अपना और हारिया का ताल्लुक भूल गया था। ये बात इसके दिमाग से महव हो चुकी थी कि अभी कुछ देर में इसका और हारिया मलक का निकाह होने वाला है। और जब वो हाल में वापस आया तो दिल यकदम उचाट हो गया था। इसको लगा वो अब हारिया से शादी नहीं कर सकता। हारिया का तमाम तर हुस्न इसे अब मामूली और फीका लग रहा था। औरत अगर जहन बदलने में एक दिन लगाती है तो मर्द 1 सेकंड। और वजह सिर्फ वो लड़की ना थी, वजह इसकी गहरी आंखों में छुपा वो इसरार था जो रेयान हैदर को उकसा रहा था। रोनी चल यार, निकाह ख्वाह आ गए हैं। अली ने डैड के हमरा स्टेज की जानिब बढ़ते 2-3 आदमियों की तरफ इशारा किया तो इसने बड़ी बेचारगी से अली की तरफ देखा था। अली मेरी बात सुनो। अपना मुद्दा बयान करने के लिए अल्फाज जैसे कम पड़ गए थे। बाद में कहना जो भी कहना है, फिलहाल चलो। वो इसकी बात सुने बगैर आगे जाने लगा। अली यार 2 मिनट मेरी बात सुन ले। इसके लहजे में इल्तिजा थी। क्या हो गया है तुम्हें? कम ऑन रोनी, बाद में करना बात, इसने आहिस्ता से कहा, क्योंकि हाल में सन्नाटा छा गया था। निकाह के अमल के बायस औरतों ने जबरदस्ती सिरों पर दुपट्टे जमाए और जुबानों को कफल लगाए थे। स्टेज पर मौजूद सोफे पर बैठे से अजीब सी वहशत सी हो रही थी। सामने वाली रो में वो बैठी थी। पहले जब भी रेयान ने इसको देखा था वो हमेशा किसी दूसरी सिमत निगाहें मरकूज किए बैठी होती थी, मगर आज वो सीधी इसकी दूरी आंखों में देख रही थी। इसकी स्याह आंखों में एक कशिश, एक सहर, एक चमक थी। इसकी आंखों में देखते हुए रेयान को लगा वो कुछ कह रही है, लबों से नहीं निगाहों से। मौलवी साहब ने ताउज़े तस्मिया के बाद मखसूस आयात तलावत करने के बाद रेयान से पहली दफ़ा इससे मर्जी मांगी। वो खामोशी से इसे देखता रहा। जिसने गर्दन की हल्की सी जुम्बिश से नफी का इशारा किया था। रेयान को लगा वो इस अजनबी लड़की की बात नहीं टाल सकता। वो जैसे इसके स्याह आंखों के असर से मस्मराइज हो गया था। रेयान, अली ने सरगोशी में कहा तो इसने धीरे से रुख फेर कर इसे देखा।
अली को लगा इसका चेहरा सफेद पड़ रहा है, वो कुछ पूछ रहे हैं। जवाब धुई से लगा, अली कहीं बहुत दूर से बोल रहा है, अली मैं ये नहीं कर सकता। इसने तमाम कुव्वतें मुजतमा करके बदख्त धीरे से कहा ताकि कोई और ना सुन पाए। क्यों, क्या हुआ? अली हैरत और शौक से इसे देख रहा था। बस कहा ना कि नहीं कर सकता। वजह खुद भी ना जानने के बायस इसने मुबहिम सा जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है रेहान, तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। अली ने मुठ्ठियां बींचते हुए गुस्सा दबाकर कहा। हाल में यकदम चमगोइयां गर्दिश करने लगी थी। दूल्हा निकाह ख्वां की बात के जवाब में कबूल है कहने के बजाय अपने भाई से परेशानी और फिक्रमंदी के आलम में गुफ्तगू कर रहा है। ये चक्कर क्या है? हर किसी के जहन में इस वक्त वही सवाल गर्दिश कर रहा था। रेहान, डैड ने तंबीही अंदाज में से टोका तो उसने परेशान सा होकर उस लड़की की जानिब देखा। वो भी इसके जवाब का इंतजार कर रही थी। इसे 2 नशिस्तें छोड़कर बैठी अनिया पर इसने निगाह डाली जो अपनी सबज आंखें सकेड़े रेहान को देख रही थी। इसे याद आया वो इसकी शादी पर कितना खुश थी। तमाम तैयारियां, तमाम इंतजामात इसी ने किए थे। अगर वो इनकार कर देता है तो इसकी रजाई बहन के दिल पर क्या गुजरेगी। इसने अजीम की जानिब देखा। कई बरसों की कमाई, कई साख और इज्जत। रेहान का एक इनकार 2 मिनट में रेत की दीवार की तरह ढह सकता था। इसने अनिया के साथ मौजूद अपनी माँ को देखा। फंक्शन के ऐन दरमियान में इसके मुझे कबूल नहीं कहने से इनको कितना बड़ा सदमा पहुंचता। इसने मम्मा के साथ बैठी बिया को देखा। वो रहशम अपने क्रिकेटर भाई पर कितना फख्र करते थे, नाज करते थे। आज अगर इनका भाई ऐन मौका पर शादी से इनकार कर देता है तो वो अपने फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाएंगे। इसने अलिफ की तरफ देखा और फिर गोया इसने फैसला कर लिया। मगर फैसला करते वक्त रेहान अजीम हैदर ने इस लड़की की जानिब नहीं देखा। आपको हारिया मलक वल दाऊद मलक अपने निकाह में अगस्त 15 लाख हक महर सिक्का राइजुल वक्त कबूल है, दस्तखत करते हैं। रेहान ने तेजी से कलम पकड़ा और जहां जहां मौलाना साहब बताते कि इसने धड़ाधड़ साइन करने शुरू कर दिए। इसने एक बार भी सर उठाकर इस लड़की की जानिब नहीं देखा। गवाह खान के दस्तखत के बाद सबने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। रेहान ने भी बमुश्किल अपने हाथ उठाए। आमीन कहकर तमाम अफराद ने हाथ चेहरे पर फेरे और तब पहली दफा अपने निकाह के बाद इसने इस लड़की की जानिब देखा। हैरत से इसके होंठ खुल गए थे। इसकी आंखें शौक के बायस पूरी की पूरी फैल गई थी और वो इतनी हैरानी और सदमे से रेहान को देख रही थी जैसे इसे रेहान के करार और अपनी शिकस्त की उम्मीद ना हो। फिर इसने देखा इस मानूस अजनबी लड़की की बड़ी बड़ी काजल से लदी आंखें पानियों से भर गईं। इसने होंठ बींच लिए और बेहद शिकस्तगी और थकावट से चूर एहसास के साथ रेहान को देखा। इसके चेहरे पर लिखी तहरीर बहुत वाज़ेह थी, मैं हार गई, किस्मत जीत गई। रेहान ये तहरीर बाखूबी पढ़ सकता था मगर इसके अपने चेहरे पर भी यही लिखा था। सब खड़े हो चुके थे और गले मिलते हुए एक दूसरे का मुबारकबाद दे रहे थे। हाल में औरतों ने मजबूरन ओढ़े गए दुपट्टे जल्दी से सर से उतार दिए। फिर वही आवाजें और शोर फिजा में रच बच गया जो निकाह से पहले था। मगर 2 वजूद ऐसे भी थे जिनके अंदर मुकम्मल सुकून छाया हुआ था, जो बिल्कुल खामोशी से एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। फिर एकदम रेहान से खड़े होते देखा तो वो भी उठ खड़ा हुआ। जितनी देर में वो लॉबी में पहुंचा वो बाहर जा चुकी थी। तकरीबन भागते हुए बाहर पार्किंग लॉट में आया तो वो अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी। रेहान दौड़कर इसकी गाड़ी के करीब गया। इन दोनों के दरमियान महज एक बंद शीशा हायल था। इसी बंद शीशे के पास इसने रेहान की जानिब जिन नजरों से देखा, रेहान का जी चाहा वो जमीन में दफन हो जाए। इसकी आंखों से काजल के बायस स्याह आंसू निकलकर सोखो सफेद गालों पर फिसल रहे थे। सुनो, मेरी बात सुनो। आज वो सबको अपनी बात सुनने को कह रहा था मगर आज कोई इसकी नहीं सुन रहा था। इसने भी बगैर सुने गाड़ी स्टार्ट की और इसे फुल स्पीड पर उड़ाती हुई वहां से निकाल कर लेगी। बात तो सुनो मेरी प्लीज। वो इसके फराटे भरती गाड़ी को देखते हुए सड़क पर तन्हा खड़ा कह रहा था। सर्दी के बायस इसके मुंह से धुआं निकल रहा था मगर इसको सर्दी नहीं लग रही थी। इसे लग रहा था वो मर गया है, जिंदा सलामत कब्र में चला गया है। थक हार कर वो पार्किंग लॉट में मौजूद एक कदर ऊंची जगह पर बैठ गया और अपना सर हाथों में गिरा लिया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, इस तरह ड्रामा करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? अली की गुस्सीली आवाज पर इसने सर उठाकर इसे देखा। शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही थी तो ऐन मौके पर तुम क्यों इनकार करने वाले थे? तुम्हें जरा ख्याल है डैड की इज्जत बनाने में सालों लग जाते और इसे मलिया मेड करने में एक लम्हा भी नहीं लगता। रेहान, तुम करना क्या चाहते हो? क्या निकाह पर ड्रामा क्रिएट करके लोगों को बातों का मौका दे रहे हो? जब
वक्त आया है कि तुम अपनी कोई सफाई दो, तो तुम यूं फंक्शन छोड़कर यहाँ बैठे हो। इधर डैड और मम्मा तुम्हारी तरफ से तवीलें दे देकर अली एकदम रुक गया। रोनी, तुम रो रहे हो? वह हैरत से मुंह खोले रेहान को देख रहा था। नहीं तो। इसने आंखें साफ की। भला मैं क्यों रोऊंगा? रेहान, क्या हुआ है यार, मुझे बता। वो भी इसके साथ वहीं बैठ गया। तुम्हें बताऊं? वो इसी भीगी आवाज में एक एक लफ्ज ठहर ठहर कर बोला। मैं खुद नहीं जानता। तुम्हें तो हारिया पसंद थी। हाँ, मगर मुझे इससे मोहब्बत तो ना थी। तो उससे है जिसके लिए ऐन मौके पर तूने माइंड चेंज कर लिया। अली आहिस्तगी से बोला। उससे? रेहान ने सोचा। नहीं, पता नहीं। कौन है वो? पता नहीं। तू नहीं जानता उसे? मैं जानता हूँ उसे। उसे लगा वो इसे हारिया से ज्यादा जानता हो। कब से? 8 साल हो गए हैं। इसने खाली खाली निगाहों से इसका चेहरा देखते हुए कहा। रेहान, अगर कोई ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अली के लहजे में दुख, तासुफ, फिक्रमंदी सब कुछ था। बताने तो लगा था, तुमने सुना ही नहीं। अब नहीं, जब ये सब शुरू हुआ था। अली ने शुरू पर जोर दिया। शुरू? रेहान ने सोचा, अभी तो हुआ था शुरू। अब तू क्या चाहता है? अली ने संजीदगी से इसे देखते हुए पूछा। मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। पहली बार इसने कुछ नॉर्मल अंदाज में बात की। अली खामोशी से इसे देखता रहा और गाड़ी की चाबी निकालकर इसे थमा दी और इस वक्त तक इसका निगाहों से ताक़ुब किया जब तक वो इसकी कार में बैठकर इसे चलाता हुआ नजरों से ओझल ना हो गया। इसके जाने के बाद वो उठा और सुस्त कदमों से होटल की जानिब बढ़ गया। अभी इसे रेहान की गैर मौजूदगी की वजाहतें न सिर्फ लोगों बल्कि माँ बाप के सामने भी पेश करना थी। इसका आखिरी मोहरा भी मात खा चुका था और शिकस्त के बाद वो थकी हारी रोती हुई अपने घर आई थी। अपने बेडरूम की कुंडी चढ़ाकर इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे 12 साल पहले इससे फोन पर जलील होने के बाद किया था। इस वक्त जो ठोकर लगी थी उस पर उसने खुद को संभाल लिया था, क्योंकि इसके पास जिंदगी पड़ी थी इसे इंतकाम लेने को। मगर आज वो क्या करे कि इंतकाम के मंसूबे पर की गई 12 बरस की मेहनत अकारत गई थी। वैसा नहीं हुआ जैसा इसने सोचा था, जैसा इसने चाहा था। वल्लाहु खैरुल मुनकरीन, और अल्लाह सबसे अच्छी चाल चलने वाला है। और वाकई चालें चलते चलते वो जो खुद को अल्लाह पर ईमान रखने वाली कहती थी, ये भूल गई कि वो भी तो है जो अपनी चालें चलता है। वो इंसान को कोशिश करता तो देखता है, मगर ज़रूरी नहीं कि वो इसे कामयाब भी कर दे। 12 साल इसने कोशिश की। 12 साल बाद इसे मालूम हुआ कि वो जिसने इसे बहुत पहले ठुकरा दिया था आज भी ठुकरा चुका है, बल्कि आज तो इसने किसी और के लिए ठुकराया है, रद्द किया है। अल्लाह की ताकत पर यकीन अल्मास को था, अमल को नहीं। अल्मास अल्लाह पर भरोसा करके अपनी बका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने घर से निकली थी, जबकि अमल ने रानिया का घर अपनी बका के बजाय एक और इंसान को तबाह करने के लिए छोड़ा था। अल्मास एक जाहल, उजड़, गंवार और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी। अमल मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता थी, जिसने अल्मास के ख्वाबों को हकीकत का रूप दिया। मगर इस बुलंदी पर वो अल्मास के ख्वाबों के बायस नहीं, इंतकाम की आग में जलती हुई पहुंची थी। ताकतवर दुश्मन को मात करने के लिए इसने ताकतवर दोस्त बनाने शुरू कर दिए, मगर वो ये भूल गई कि सबसे ज्यादा ताकतवर तो अल्लाह है। इसने अपने इंतकाम की तकमील के लिए अल्लाह से ज्यादा अपनी अकल और जहानत पर भरोसा किया। एक खुदपसंद शख्स ने इसे फोन पर बातें सुनाई थी। ये कोई इतनी बड़ी वजह तो ना थी कि वो इस पर इस तरह से रिएक्ट करती, इस तरह शख्स को पताल में गिराने की कोशिश करती। इंतकाम जिससे लिया जाए इसकी जिंदगी तबाह होती है, मगर इंतकाम लेने वाला खुद अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। इसकी कैफियत इस सहरा के मुसाफिर की सी हो रही थी, जो मीलों दूर के मुसाफिर तय करके भी दश्त के वस्त में खड़ा था। 12 साल से नफरत के अलाव में दहकती अमल इसका तो बाल भी बाका ना कर सकी। नफरत, क्या वो इससे नफरत करती थी? अल्मास इससे बेपनाह मोहब्बत करती, फिर अमल क्यों नहीं करती थी? मैं कौन हूँ, अल्मास या अमल? इसका जहन दो हिस्सों में बंटने लगा। अमल ने इंतकाम की खातिर अल्मास की मोहब्बत का गला घोंटना चाहा, मगर मोहब्बत मर नहीं सकती। अल्मास की मोहब्बत भी नहीं मरी थी। अमल को लगा वो आज भी रियान से इतनी ही मोहब्बत करती है जितनी पहले करती थी। इसे याद आया 12 साल पहले जब वो इससे तरह हारी थी तो इसने अपने अंदर के अल्मास को खत्म कर दिया था, तोड़ कर रख दिया था। मगर आज इसके पास तोड़ने को और बहुत कुछ था। कुछ सोचकर वो उठी और ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ी। ड्रेसिंग टेबल पर रखी तमाम चीजों को अपने अता का निशाना बनाने के बाद वो अपनी अलमारी की जानिब बढ़ गई। वो तमाम चीजें जिनकी कभी अल्मास ने ख्वाहिश की थी, इनको वो तबाह कर रही थी। इन तमाम मादी अशिया को मलिया मेट कर रही थी, जिससे इसने खुद को निखारने की कोशिश की थी। मगर आज इसे पता चला था कि हुस्न की कोई अहमियत नहीं होती, ये सब तकदीर के खेल होते हैं।
वो निडाल से होकर बिस्तर पर गिर गई। इसका दिल चाह रहा था वो इन सब चीज़ों को आग लगा दे। इसने जितना कमाया था वो इन्हीं चीज़ों पर खर्च किया था। ये इसकी मताए अजीज थी। इसने अपना जायजा लिया और अपने जिस्म पर जेवर नाम की कोई शय ढूंढना शुरू की, मगर सिवाय इस अंगूठे के वो कुछ भी पहनकर ना गई थी। अपने थकावट से चूर जिस्म को बिस्तर पर इसी तरह गिराए इसने रोना शुरू कर दिया। मेरे रब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रेयान हैदर चाहिए, मुझे रेयान हैदर दे दो, मुझे सिर्फ वही चाहिए। इससे याद आया 12 साल पहले इसने रेयान के लिए बद्दुआएं की थी। इसके बहते आंसुओं में और तेजी आ गई थी। अवारी से घर पहुंचने तक रास्ते में वो 7 दफा एक्सीडेंट करते करते बचा था। पोर्च में गाड़ी खड़ी करके काफी देर तक वो अंदर ही बैठा रहा, फिर बोझल कदमों से बाहर निकल आया। 12 बजने में 2 मिनट थे और 2 मिनट बाद नया साल शुरू होना था। बावर्ची रमजान ने खुशी खुशी इसके करीब आकर इसे सलाम किया। वो शायद नई दुल्हन की आमद की तवक्का भी कर रहा था। मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर तुम में से कोई अंदर आया तो मैं टांगे तोड़कर हाथ में थमा दूंगा। सलाम का जवाब दिए बगैर ही वो करख्तगी से कहते हुए लंबे लंबे ढग बढ़ता हुआ अंदर आ गया। वो तेजी से आगे बढ़ा, क्रिस्टल का गुलदान उठाकर जोर से जमीन पर दे मारा। बेहद नरम मुलायम ईरानी कालीन के बावजूद भी वो टूट कर बिखर गया। शोर की आवाज सुनकर रमजान भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ साहब? टूटे हुए गुलदान को देखकर खास बाख्ता सा होकर पूछने लगा। मना किया था मैंने, नहीं आना अंदर। फिर क्या तकलीफ है तुम्हें? दफा हो जाओ मेरे सामने से, गेट लॉस्ट। वो इतनी जोर से दौड़ा कि रमजान डर के मारे कांपता हुआ वापस पलट गया। कुछ देर तक शहीद होने वाले क्रिस्टल वास को देखने के बाद वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। एयर फ्रेशनर्स और गुलाब की पत्तियों की मशहूर खुशबू दरवाज़ा खोलते ही इसके नथनों से टकराई और इसका पारा मजीद चढ़ गया। इसने आगे बढ़कर गुस्से और तैश के आलम में सुर्ख गुलाब की लड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसने कोट उतारकर वहीं बेड पर फेंक दिया और शर्ट के बटन खोलने लगा। शर्ट और बुनियान को भी अपने जिस्म से अलहदा करने के बाद वो साइड टेबल के दराज में से नींद की गोलियां ढूंढने लगा, मगर वो अपने पास नींद की गोलियां रखता ही कब था। वो उठा, दरवाजा खोलकर बाहर लाउंज में आ गया। सर्द हवा के झोंके इसके बरहना सीने और कमर से टकराए, मगर इसे सर्दी नहीं लग रही थी। वो ऊपर अली के कमरे में हमेशा की तरह स्लीपिंग पिल्स लेने गया। कमरे में अनिया के कपड़े और मेकअप का सामान यूं ही बिखरा पड़ा था, जिसे वो इजलत में अंदर रखना भूल गई थी। इसने बेड साइड टेबल की पहली दराज से नींद की गोलियों की बिल्कुल नई शीशी निकाली। इस वक्त वक्ती तौर पर ही सुकून होने के लिए इसने नींद की गोलियों की अशद जरूरत थी। वली के रूम रेफ्रिजरेटर की जानिब बढ़ा और अंदर से एक अदद ऑरेंज जूस की डिस्पोजेबल बोतल निकाली और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर खड़े खड़े इसने नींद की एक गोली निकाली और जूस के साथ निगल दी। क्यों कर दिए मैंने निकाह नामे पर साइन? गोली निकलते हुए वो सोच रहा था, हमेशा डैड ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। अली को हमेशा मुझसे ज्यादा प्यार और तवज्जो मिली, हर बात में इसको फोकियत दी गई। इसके जहन में सिर्फ मनफी ख्यालात का हजूम था। और मम्मा, इनको तो मैं कभी माफ नहीं कर सकूंगा। उन्होंने मुझे अपने दूध से महरूम रखा, जो मेरा हक था और उनका फर्ज। इसने जूस की बोतल एक तरफ रखी और आईने में मौजूद अपने अक्स पर निगाह डाली। इसकी आंखें सुर्ख जाके चेहरा पीला पड़ा था। इस रेयान से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था, जो 2.5 घंटे पहले अपनी शादी में शिरकत के लिए अली के साथ रवाना हुआ था। चंद सानिये अपने अक्स पर निगाहें मरकूज रखने के बाद इसने सर झटकना चाहा, मगर फिर एक अजीब सी बात हुई। इसने बेख्तियार अपनी गर्दन पर हाथ रखा। इसको सांस की प्रॉब्लम कभी नहीं रही थी, मगर इस वक्त इसे लगा कि इसे सांस बमुश्किल आ रही हो, कोई इसका गला दबा रहा था। इसने अपने दाएं हाथ से गर्दन को पकड़ा और सांस लेने की कोशिश की, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ घुटन बढ़ती चली गई। इसने खांसना चाहा, मगर इसे लगा कोई इसके पेट में मुक्के रसीद कर रहा हो। अपने बाएं हाथ को, जिसमें इसने गोलियों की शीशी पकड़ रखी थी, अपने पेट पर रखा, मगर गोलियों की शीशी देखकर वो गोया साकत रह गया। अली के कमरे से शीशी लेते वक्त वो भरी हुई थी, जबकि इस वक्त इसमें सिर्फ 2 मौजूद थी। इसने बकिया गोलियों की तलाश में अपने कदमों के इर्द गिर्द देखा, मगर वो वहां नहीं थी। और तब इस पर यह इंकशाफ हुआ कि वो तमाम गोलियां निगल चुका है। इनको दुश्मन के रश्क पर निगाह रखने और मुतवक्का हमले से बचने के लिए एक ऐसे मुखबर की जरूरत थी जो दुश्मन की फौजों की इनकी तरफ पेशकदमी की मुखबरी कर सके। इस काम के लिए हुदहुद ने अपनी खिदमात पेश की और कहा, ऐ सुलेमान, मैं जमीन से हजारों फुट ऊपर हवा में उड़ता हुआ भी घास में मौजूद एक गंदम का दाना देख सकता हूँ। मेरी तेज निगाहों पर भरोसा कीजिए और ये काम मेरे हवाले कर दीजिए। फितरी हसद और अकाबत की मारी चींटी ने फौरन जलकर कहा, ऐ सुलेमान, इस हुदहुद से पूछिए कि ये हजारों फुट नीचे मौजूद नन्हा सा दाना तो देख सकता है।
मगर इसके ऊपर बिछा शिकारी का जाल क्यों नहीं देख पाता और जाल में फंस क्यों जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात हुदूद से दरियाफ्त की तो उसने कहा, ये चुंटी ठीक कहती है, वाकई मैं गंदम का दाना तो देख पाता हूँ मगर मोटे तारों वाला शिकारी का जाल नहीं, और इस जाल में फंस जाता हूँ। मगर ए सुलेमान, वो मेरी तकदीर होती है, जब मेरी मौत आती है तो कुदरत मुझे अंधा कर देती है और मैं रोजी के हसूल के लिए दाने की तरफ लपक कर दरअसल अपनी मौत के शिकंजे में फंस जाता हूँ, क्योंकि वो मेरी तकदीर होती है और तकदीर अटल है, और तकदीर वाकई अटल है। वो हैरत के आलम में हाथ में पकड़ी शीशी को देख रहा था। इसने वो गोलियां कब और कैसे निकली इसे मालूम ना था। गोलियों की शीशी को हाथ में मजबूती से थामे इसने सामने पड़े फोन का रिसीवर उठाया। आज तक जिंदगी में जब भी कोई मसला पेश आया तो हमेशा अपनी माँ से या फिर अल्लाह से रुजू करता था। कांपते हाथों से इसने रानिया के मोबाइल का नंबर घुमाया और बेल की आवाज सुनने लगा। हेलो। रानिया की आवाज इसकी समाज से टकराई तो वो जिसको जिंदगी खत्म होती दिखाई दे रही थी एकदम फिर से जिंदा हो गया। मम्मा, मम्मा, मैं रेहान, वो बमुश्किल बोला था, इसका गला बंद हो रहा था। तुम्हारा बाप इज्जत कमाने में 40 साल लगाता है और तुम उसे डबोने में 40 सेकंड भी नहीं लगाते। रेहान, घर क्यों चले गए तुम यूं शादी छोड़कर? दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या समझा हुआ है तुमने जिंदगी को? पहले तो तुम्हें रिया पर कोई एतराज ना था, अचानक ये एतराजात कहाँ से निकल आए हैं? इनकी गुस्सीली आवाज सुनाई दी तो इसे लगा वो वाकई मरने वाला है। मम्मा प्लीज हेल्प मी। वो रो देने को था, फौरन वापस आओ तुम, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। मम्मा, इसने कहना चाहा मगर सब बेकार था, वो इसकी बात नहीं सुनेंगी, इसे मालूम था। इसने रिसीवर कैडर पर रखना ही चाहा था कि वो फिसल कर नीचे लटक गया। इसने रिसीवर उठाने की कोशिश ना की बल्कि जूस की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। एक घूंट पीने के बाद भी इसे अपनी तबीयत मजीद खराब लगी तो इसने बोतल वापस रखकर दाएं हाथ की शहादत की उंगली हलक में डालकर कह करने की कोशिश की मगर कह ना आई। हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी हालत गैर होती जा रही थी। सर भारी भारी हो रहा था जबकि हर तरफ घुटन बढ़ती जा रही थी। इसने सोचा कि नौकरों को बुला ले मगर इनको तो वो पहले ही मना कर चुका था। फिर इसने जूस की बोतल उठाई जिसमें बमुश्किल एक दो घूंट ही जूस बचा था और मुंह से लगाते हुए पीछे हटा। इसने दाना देखा था, जाल नहीं। पीछे की जानब हटते हुए वो ये भूल गया था कि पीछे 27 जीनों पर मुश्तमिल सीढ़ियों की गहराई थी। वो सबसे ऊपर वाले जीने पर खड़ा था और जिस लम्हे जूस पीते हुए उल्टे कदम चला इसके कदम यकदम लड़खड़ाए। दुआ ने इसके असाबी निजाम पर इस तरह हमला किया था कि वो संभल ही ना सका। रेलिंग को पकड़ने के लिए जब हाथ बढ़ाए तो वो दोनों हाथों में बोतल और शीशी होने के बायस वो रेलिंग पर गिरफ्त ना जमा सका और नीचे की जानब लुढ़क गया। 1 3 4 5 7 9 11 12 और फिर 27। जो चीज ऊपर से नीचे की जानब गिरी थी वो नींद की गोलियों की वो शीशी थी जिसमें महज 2 गोलियां ही बची थी। जो दूसरी चीज ऊपर से नीचे की जानब गिरी थी वो जूस की वो बोतल थी जिसमें महज आधा घूंट ऑरेंज जूस ही रह गया था। और जो तीसरी और आखिरी चीज बहुत बुलंदी से नीचे पाताल की पस्ती में गिरी थी वो रेहान अजीम हैदर की जिंदगी थी जिससे कई और लोगों की जिंदगियां जुड़ी थी। वो सर के बल नीचे गिरा था और अपने सर के पिछले सबसे नाजुक हिस्से से निकलने वाले खून का ये बाखूबी एहसास कर सकता था। हर गुजरते पल के साथ इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा था। अनरुकती उखड़ती सांसों के दरमियान इसने हर उस शख्स को जिससे इसने मोहब्बत की थी, डैड, अली, बिया, अनिया, हैशम और वो अनजान लड़की, सबको भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को दिल ही दिल में पुकारा था और आंखें खोलकर मंजर देखने की कोशिश की थी। इसे लाउंज की छत पर लगा फानूस दिखाई दे रहा था और जब इसे यकीन सा हो गया कि वो इसे आखिरी दफा देख रहा है और शायद फिर कभी ना देख सके तो इसने कलमा पढ़ने की कोशिश की थी। कलमा पढ़ने के लिए जिस वक्त इसने अपना मुंह खोला अंदर से बाहर आते सफेद झाके रेले के बायस वो ना अपना मुंह बंद कर सका ना ही कुछ पढ़ सका। और फिर जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया और इसने आंखें मूंद ली, बहुत आहिस्ता से इसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई।